हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला पे। आज हम लोग अपने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक अनदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आए हैं, यानी कि जो कि है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है? यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था। पहला था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और तीसरा था हमारा पार्टनरशिप। बहुत अच्छे से हम लोगों ने तीनों टाइप्स को पढ़ा था। फोर्थ टाइप है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलो हम लोग अपना आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस का मतलब एक वैसा सोसाइटी जो कि आपस में सब कोई गेट टुगेदर होकर के एक बिजनेस को चलाते हैं। क्लियर है? ये नाम से ही क्लियर होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेट करना, एक दूसरे को हेल्प करना, और एक सोसाइटी के बहुत सारे लोग आकर के एक सोसाइटी डेवलपमेंट करते हैं और उसका नाम दे दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। क्लियर है? तो चलो हम लोग आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स, कोऑपरेटिव का मतलब वर्किंग टुगेदर, जैसा कि मैंने कहा एक साथ मिलके काम करना, एंड विथ अदर, दूसरों के साथ मिलके काम करना, फॉर अ कॉमन पर्पस। क्या बोला मैंने? कॉमन पर्पस। पर्पस जो होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा, वो एक होना चाहिए सबका। आई बात समझ में? किसी का कुछ और ऑब्जेक्टिव है, किसी का कुछ और ऑब्जेक्टिव है, यानी कि गोल जो होगा वो सबका एक गोल होना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम जो करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। क्या है ये? वॉलेंट्री एसोसिएशन है सर। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब, एसोसिएशन मतलब सबको समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन, और वॉलेंट्री का मतलब फ्री हो तुम आने में और जाने में, अपने मर्जी से तुम मेंबर भी बन सकते हो और जब भी मन करे क्विट भी कर सकते हो, यानी कि एक पब्लिक नोटिस दे करके सोसाइटी वाले को, और तुम छोड़ भी सकते हो उस सोसाइटी को। ऑफ पर्सन यानी इंसान का, हु ज्वाइन टुगेदर, जो कि एक साथ ज्वाइन करते हैं विथ द मोटिव ऑफ वेलफेयर। क्या मोटिव रहता है सर इनका? वेलफेयर, भलाई करने के लिए, है ना, ऑफ द मेंबर, आपस में मेंबर लोग का ही ये लोग भलाई। क्लियर है? अब तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा सर ये, लेकिन वेलफेयर जो वर्ड आ गया सर, ये बिजनेस से तो अलग है। नहीं, इसमें देखो बेसिकली क्या होता है, इसमें प्राइम मोटिव जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये होता है वेलफेयर। अगर उसके बाद, अगर उसके बाद कुछ पैसा बचा तो आपस में सर्कुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो क्या होता है, यहां पे वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट दोनों होता है। कैसे होता है सर? अगर मान के चलो हर 50 हाउस का एक सोसाइटी, क्लियर है, 50 घरों का एक सोसाइटी है, क्लियर है, हर एक घर के एक मेंबर आकर के उस सोसाइटी के मेंबर है, उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। क्लियर है? हर एक घर का एक बंदा उस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, उस सोसाइटी से जो सोसाइटी बनाया हुआ है। अब यहां पे हर एक घर में कुछ ना कुछ ऐसा डेली नीड बेस्ड कुछ गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है, जो कि जरूरत होता है हर एक घर में। मान के चलो हर एक घर में शुगर का जरूरत होता है। क्लियर है? मान के चलो 10 kg शुगर हर घर में चाहिए, एग्जाम्पल 50 घर, कितना हो गया सर? 500 kg। क्लियर है? आप अगर, ध्यान से समझना दोस्त मेरी बात, आप अगर इसे 10-10 kg अलग अलग घर वाले ने जाकर के डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट से, शॉप से खरीदा, तो इनको किस रेट में गुड्स मिला? रिटेल प्राइस पे मिला, जो कि मान के चलो 40 रुपए केजी चीनी है, एग्जाम्पल पता नहीं कितना है, लेकिन 40 रुपया पर केजी, 40 रुपीज, 40 रुपीज पर केजी चीनी है, और 10-10 kg सब घर वाले ने अपने अपने लिए लाया। बट अगर जैसे ही कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना, ये 50 लोग इकट्ठा हो गए और 50 लोग ने मिल करके एक बल्क में ऑर्डर जनरेट किया। आई बात समझ में? तो 50 घर वाले ने 10-10 kg के हिसाब से 500 kg का ऑर्डर एक इकट्ठा किया और चले गए मिडिल मैन को गायब करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर चेन हमारा बोलता है कि सबसे पहले गुड्स को बनाता है मैन्युफैक्चर, यहां से होलसेलर इसको खरीदता है, देन आफ्टर रिसेलर परचेज करता है, तब हम लोग को जाकर के कंज्यूमर को मिलता है।
तो ये कंज्यूमर लोग ने मिल करके एक सोसाइटी बना लिया और यहां से मिडिल मैन को गायब कर दिया गया, यानी होलसेलर और रिटेलर को हम लोग क्या करेंगे, गायब कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास बल्क में ऑर्डर आ चुका है 500 केजी। अब ये जो दोनों का जो मार्जिन है, यही बात समझ में, ये जो दोनों का मार्जिन है ये तो हमारा सेव हो गया, क्योंकि हम डायरेक्ट चले गए मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर के पास से खरीदने का क्या टर्म एंड कंडीशन रहता है? यही रहता है सर कि बल्क में आपको परचेस करना पड़ेगा, तो हमारे पास तो बल्क में ऑर्डर यहां पे जनरेट हुआ पड़ा है। आई बात समझ में? तो यहां पे जितने 50 घर वाले को कम प्राइस में चीनी मिलेगा, जैसे 40 रुपए केजी चीनी है, तो हो सकता है वहां पे आपको 30 रुपए ही मिल जाए। आई बात समझ में? 10 रुपए पर केजी आपको बेनिफिट हो गया, 500 रुपए का बेनिफिट हुआ हर घर वाले को। क्लियर है? तो यहां पे वेलफेयर भी हो गया और 500 रुपए जो आपका सेव हुआ उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से सबको। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी, एक सोसाइटी है विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, फॉर द प्रोमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और इकोनॉमिक, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी दिखा जाता है कि यार सिर्फ वेलफेयर ही नहीं करना है, कुछ कुछ पैसे भी बचने चाहिए सभी को, ऑफ इट्स मेंबर को, इन अकॉर्डेंस विथ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। बट पैसे बचने चाहिए लेकिन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। तो यार क्या है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल? वेलफेयर। प्राइम मोटिव क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? वेलफेयर है सर। बाद में सेकेंडरी हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा यहां पे? वेलफेयर। अ मिनिमम ऑफ 10 अडल्ट मेंबर, कितने लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का बनाने के लिए? 10 adult person are required to form a cooperative society। कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 10 adult person फ्रॉम अ सोसाइटी चाहिए होगा। आई बात समझ में? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। द कैपिटल ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहां पे सर इसको करने के लिए पैसा कहां से आता है सर? द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। 50 घर के लोग आए हैं, सबसे अलग अलग, जिनको भी पैसे देने हैं वो दे सकते हैं, जिनको नहीं देने नहीं दे सकते। आई बात समझ में? ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पैसा देके ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में एड ऑन होना है, मेंबर बनना है। याद रखना, अगर मान के चलो 50 लोग यहां पे हैं, 50% मिलकर के, किसी भी सोसाइटी के 50% ने मिलकर के एक एबीसी नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया। क्लियर है? इसमें 50 मेंबर, ये है मेंबर है, 50% मेंबर है अलग अलग घर के। हो सकता है इसमें 30 ही मेंबर पेड किए हुए हो पैसा, इसमें आपको 30 मेंबर ही पेड किए हुए हो पैसा। आई बात समझ में? बाकी का 20 मेंबर जो है वो फ्री कॉस्ट में ज्वाइन किया है, 30 मेंबर जो है वो आपको पेड किया है, यानी कि कंट्रीब्यूट किया है शेयर कैपिटल। लेकिन तो इससे क्या होता है सर? 30 मेंबर जिसने कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, उसी को प्रॉफिट के टाइम में पैसा भी मिलेगा, सर्कुलेट उसी 30 के बीच में किया जाएगा। बाकी 20 लोग सिर्फ आप वेलफेयर में रहिए, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर पैसा कमाना है तो आपको भी इन्वेस्ट उसमें करना होगा, जैसे उन 30 ने करा है। नेक्स्ट, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। अब यहां पे जैसा ही आप जाकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवाते हो, आपको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। क्या मिल जाता है सर? लीगल स्टेटस। मतलब वो अपने नाम पे कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बैंक से लोन रेज कर सकता है, वो उसका जो एंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, उसके मेंबर से सेपरेट माना जाता है, उसी को बोला जाता है लीगल स्टेटस। The cooperative society is compulsory required to be registered under the Cooperative Society Act 1912। याद रखना है दोस्त, ये जो एक्ट है ना, उसको आपको याद रखना क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जाकर के अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से सबको? तो ये था आपका बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब फीचर की तरफ मूव ऑन करते हैं। फीचर्स क्या है सर हमारा? बेसिक देख दोस्त, एक चीज मैं बता दूं, बेसिक अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्लियर हो गया अच्छे से, तो तुम्हारा फीचर्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। और भाई अगर फीचर्स बना लिए तो मेरिट और डिमेरिट तो यू बन जाता है। देखो क्या होता है। सबसे पहला वॉलेंट्री मेंबर, इसका जो मेंबरशिप होता है वॉलेंट्री होता है। क्या होता है सर? वॉलेंट्री, यानी अपने मर्जी से आना और अपने मर्जी से जाना। क्या होता है देखो,
द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी, अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम, कभी भी वो छोड़ सकता है एज पर हिज डिजायर, जब भी उसका इच्छा हुई तो। ऑल्दो प्रोसीड्यूरली अ मेंबर इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस बिफोर लीविंग द सोसाइटी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपको क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस देना होगा अपने मैनेजिंग कमेटी को, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, उनको देना होगा कि मैं अब यहां से क्विट करने वाला हूं, ताकि आपका नाम रजिस्टर से काट वाट दिया जाए। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस अभी जस्ट बताया मैंने। इट इज द कंपलसरी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, आपको रजिस्टर्ड कराना है, कंपलसरी हो जाता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो कि 1912। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आपको अलग से पहचान मिल जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, रेदर देन मेंबर, यानी कि मेंबर से अलग। आई बात समझ में? और जब आपको अलग पहचान मिल गई, तब आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी के भी नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट, the cooperative organization gets a separate legal entity, which means the cooperative society is considered separate from its member, इसको separate माना जाता है इसके member से, यानी कि अगर अब जब separate legal entity हो गया तो इसका liability कैसा होगा, आप लोग को पता है कैसा होगा सर, limited liability होगा सर। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंटिन्यूटी, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई मेंबर का डेथ हो जाए तो क्या अफेक्ट होता है क्या, वही चीज पूछ रहा है। देखो क्या है, द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई यहाँ पे 200 300 400 500 1000 लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई एक के मर जाने से कुछ नहीं होना है। आई बात समझ में? कोऑपरेटिव सोसाइटी लगातार चलता रहता है, क्योंकि इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिला हुआ है ना, तो सेपरेट लीगल एंटिटी मिला हुआ है, तो इसको स्पेशल एक्ट के तहत पास किया गया, तो स्पेशल एक्ट ही इसको वाइंडिंग अप कर सकता। फोर्थ, जहां जहां सेपरेट लीगल एंटिटी होगा वहां वहां लिमिटेड लाइबिलिटी होगा। द लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल, जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही तक का आपको, अगर लॉस, अगर आपको डेब्ट्स को चुकाने की बात आई कोऑपरेटिव सोसाइटी की पे, अगर कोई डेब्ट्स है बैंक बैंक का, तो आपका कंट्रीब्यूशन जितना है, जितना आपका आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, उतना ही तक आप डेंजर जोन में हो, उसके बाद घर तक बात नहीं आती है। एक चीज और होता है दोस्त इसमें, देखो और एक चीज दिमाग में आया, और इसको समझने के लिए क्या होता है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी मान के चल 30 लोगों ने मिल करके एक लैंड परचेज किया, क्लियर है, उस लैंड पे बना दिया क्या, मैरिज हॉल, क्या बना दिया सर, मैरिज हॉल बना दिया, क्लियर है, लैंड परचेज किया खाली प्लॉट, और उसमें मैरिज हॉल बना दिया। अब भाई आज के शादियों के सीजन में कोई भी मैरिज हॉल बुक करने के लिए जाओ तो 5 लाख से 10 लाख रुपीस लगता है। आई बात समझ में? अब यहां पे 100 200 लोग आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में हैं, क्लियर है, हर साल यार जब भी शादियों का सीजन आता है तो किसी ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर का ही लोग का शादी होगा, जाहिर सा बात, उनको तो चाहिए मैरिज हॉल, चाहिए उनको, है ना। तो वहां पे अगर आप सोसाइटी के मेंबर हो, तब आप इस मैरिज हॉल को बहुत कम अफोर्डेबल फी में, अफोर्डेबल चार्ज में आप इसको हायर कर सकते, बुक करवा सकते। क्यों करवा सकते हैं सर? क्योंकि हम इस सोसाइटी के मेंबर हैं। अब दूसरों को दिया जा रहा है 5 लाख 10 लाख में, आपको कितने में मिल जाएंगे सर? हो सकता है 2 लाख में। तो आप कहीं बाहर जाते तो आपको 5 लाख लगता, आपको यहां पे 2 लाख मिल गया, तो आपको कितना का फायदा हो गया सर? 3 लाख रुपए का। इसी को बोला जाता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर। ये 3 लाख रुपए उनको फायदा हो गया जो कि बुक करवाए, और ये जो 3 लाख रुपया आया, ध्यान से समझना, ये जो 3 लाख रुपया पैसा इसमें आया, हो सकता है 1 लाख रुपया ऑपरेटिंग एक्सपेंस लग गया होगा, 2 लाख रुपया का जो प्रॉफिट हुआ, वो 2 लाख रुपया प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उन सभी के बीच में जिनके पैसे से ये मैरिज हॉल बना है। आई बात समझ में? तो यहां पे वेलफेयर भी हो गया और यहां पे प्रॉफिट, क्लियर है? यही है कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका। नेक्स्ट, कंट्रोल। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन, अब कौन इसको कंट्रोल करता है सर? किसके हाथ में पावर होता है सर?
ऑल द डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी, किसके पास, जो कि मैनेजिंग कमिटी होते हैं, और द मैनेजिंग कमिटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय मेंबर, मेंबर का वोट होता है, वही लोग मिलकर के 6-7 मैनेजिंग कमिटी बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, सर्विस मोटिव, आपका प्राइम मोटिव क्या होगा, सर्विस मोटिव होगा। क्लियर है? द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस, इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। यहां पे प्रॉफिट कमाना सेकेंडरी है, प्राइम मोटिव आपका क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करना। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव, अर्निंग प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, आपका सेकेंडरी मोटिव होगा, एंड नॉट द मेन मोटिव्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, इक्वल वोटिंग राइट। यहां पे आपको जब जैसे ही बताया गया कि मैनेजिंग कमेटी पूरा का पूरा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है, और वो मैनेजिंग कमेटी आखिर आती कहां से, तो इलेक्टेड बाय किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। तो भाई जरूर है, इलेक्टेड हो रहा है तो वोटिंग होता होगा। क्लियर है? तो वही बोल रहा है कि इक्वल वोटिंग राइट, हर एक मेंबर को यहां पे इक्वली वोटिंग राइट है, यानी एक वोट देने का सभी मेंबर का अधिकार है। क्लियर है? देखो क्या बोलता है, और थोड़ा डीप में पढ़ते हैं सर। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यानी कि ये जो है थोड़ा सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है, वोटिंग वगैरह का काम यहाँ पे होता है। गेट ओनली वन वोटिंग राइट ई रिस्पेक्ट, सॉरी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। यहां पे देखो ये जो एक वोट एक इंसान, वन मैन वन वोट, यहां पे बोलता है कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि एक इंसान एक ही वोट दे सकता है। ऑल द मेंबर गेट ओनली वन वोटिंग राइट, हर एक मेंबर को वोटिंग राइट है, लेकिन कितना, एक, ई रिस्पेक्ट बाई कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई देम। ये नहीं देखना है कि वो ज्यादा शेयर दिया है, वो ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उसको ज्यादा वोटिंग करने का राइट है। उसको भी वोटिंग करने का राइट इतना ही है जितना कि जो लोग 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया है, और उतना ही वोट देने का राइट उसको भी है जो कि 1 करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंट्रीब्यूट किया है। आई बात समझ में? उसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वन मैन वन वोट। द रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर, कोई अमीर इंसान अगर ज्यादा शेयर ले सकता है, ले लिया, कैन नॉट डिक्टेट, वो तोड़ नहीं सकता है क्या, टर्म को, जो भी टर्म है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का उसको। अ पर्सन हु हैज 1000 शेयर, अगर किसी इंसान के पास 1000 शेयर है, एंड अ पर्सन हु हैज 10 शेयर, अगर किसी के पास 10 शेयर है, विल गेट वन वोटिंग राइट ओनली, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही वोटिंग राइट देने का अधिकार। क्लियर है? नेक्स्ट, ये था आपका फीचर्स, यानी कि मैंने आपको समझा दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी किस बेस पे काम करता है, वेलफेयर के बेस पे काम करता है सर। क्लियर है? वॉलंटरी एसोसिएशन है सर। ये सारा चीज हम लोग देख लिए, है ना। और सेकेंडरी मोटिव इसका प्रॉफिट होता है, प्राइम मोटिव इसका क्या होता है सर, सर्विस प्रोवाइड कर। ये सारा चीज हमने देख लिया। अब इसका क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, चलो इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, ये इसका एक सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि अगर कोई 1000 शेयर भी ले लिया, कोई 10 शेयर भी लिया, तो ऐसा नहीं कि वो 1000 शेयर लेकर के टर्म को डिक्टेट कर रहा है, तोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? सबको एक ही वोट देने का अधिकार होता है, ये सबसे बड़ा अच्छा मेरिट है यहां पे। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। सेकंड, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी एक तरह का मेरिट है सर। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, एक्सटेंट का मतलब होता है एरिया, उतना ही एरिया तक आप लॉस होगे जितना तक का आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। आई बात समझ में? कंट्रीब्यूशन इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, थर्ड, स्टेबल एग्जिस्टेंस, भाई कोई मरमुर भी गया तो यहां पे कोई अफेक्शन नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, जा कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गया किसी 2 4 10 लोग के मरने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, द डेथ, insolvency or incapacity of any member does not affect the existence of society. The cooperative organization has a stable and continuous life and exists for a long period of time. पर मुर गया यार कोई, तो इससे कोई अफेक्शन नहीं होने वाला है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता रहता है, चलता रहता है। इकोनॉमिकल फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पैसे भी कमाए जाते हैं। कैसे कमाए जाते हैं मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाया, थोड़ा सा पढ़ भी लो। द ऑपरेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्विट इकोनॉमिकल, थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल भी है ये।
एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द मेंबर, ज्यादा से ज्यादा इसमें काम कौन करते हैं? मेंबर करते हैं सर देमसेल्फ। एंड वाइल परचेजिंग गुड्स और रॉ मटेरियल, और जब भी वो गुड्स को परचेज करने जाते हैं या तो रॉ मटेरियल को परचेज करने जाते हैं, मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड, मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड। तो मिडिल मैन कौन हो गया सर? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। मिडिल मैन ये दोनों हो गया, यानी ट्रेडर बोलते हैं इसको। होलसेलर और रिटेलर क्या बोलते हैं? ट्रेडर बोलते हैं सर। तो इसको क्या कर दिया जाता है? गायब कर दिया जाता है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कंसल्ट हुआ, और यहां से जो भी मार्जिन था किसके? मिडिल मैन का, वो सारा सेव हो गया बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिडिल मैन एलिमिनेटेड का मतलब था गायब कर देना। तो दे कैन गेट द रॉ मटेरियल एंड गुड्स एट लो कॉस्ट। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई जरूरत नहीं है लार्ज स्टॉक मतलब मेंटेन करने का। ये सारा का सारा काम कैश बेस्ड करते हैं, कैश सिस्टम पे काम करते हैं। तो यहाँ पे डेब्ट्स, उधार नाम का कोई चीज रहता ही नहीं है भाई। उधार नहीं रहेगा तो लॉस भी होने का चांस एकदम नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। भाई जैसे ही तुम वेलफेयर का कुछ काम करना स्टार्ट करो, सरकार आपके ऊपर ऐसे विराजमान हो जाएगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि सरकार का भी काम, गवर्नमेंट का भी मोटिव, प्राइम मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी प्राइम मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइड करना इसका भी, इसका भी, दोनों भाई भाई। तो वही चीज बोला जाता है, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत तरीके का वेरियस सेवरल्स ऑफ बेनिफिट्स यहां मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस कंसेशन यानी डिस्काउंट एंड रिबेट्स, यानी छूट किस चीज में? टैक्स में। कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट देते हैं। These organization can get raw material etc at subsidies rate। सब्सिडीज का मतलब होता क्या होता है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अमाउंट को बियर कर लेना, सब्सिडीज बोला जाता है। तो रॉ मटेरियल जब तुम परचेज करने जाओगे तो कुछ स्कीम वगैरह चलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोग सब्सिडीज रेट में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। गवर्नमेंट ऑफर्स लोन एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन भी दे रही है तो वो क्यों देती है सर? क्योंकि उनको पता होता है गवर्नमेंट को कि ये पैसे से बहुत लोगों का वेलफेयर होने वाला है। एंड ऑन इजी टर्म एंड कंडीशन टू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। बहुत तरीके का सेवरल्स ऑफ पेपर वर्क होता है यार, लोन वगैरह अप्रूवल कराने जाओगे तो, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत इजी टर्म एंड कंडीशन में लोन दे दिया जाता है। ये था इसका मेरिट नंबर 5। 6, इजी टू फॉर्म। भाई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तुम लोग तो यहां पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने के लिए मिलेगा इसका फॉर्मेशन में। द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत आसान है। ओनली 10 अडल्ट मेंबर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। 10 इंसान के पास एक तरह का इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट, इसको बनाने के लिए। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। क्लियर होगा? ओपन मेंबरशिप, इसका मेंबरशिप भी क्या है सर? ओपन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। क्या है सर? एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, वैसा कोई भी इंसान जिसका कॉमन इंटरेस्ट है, एक जैसा इंटरेस्ट है, कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या हो सकता है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है। दिस इज अ नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कोई वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, ऐसा नहीं कि भाई तू उस जाति से बिलोंग करता है तू यहाँ पे नहीं रह सकता है, तू वहां उस धर्म से मतलब बिलोंग करता है तुम नहीं रह सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। कोई भी किसी का भी मेंबर बन सकता है। द पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन व्हेनेवर दे डिजायर। सो कभी भी उसका मन करे तो वो आराम से एक पब्लिक नोटिस दे और कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्विट कर सकता है। ये था भाई इसका मेरिट। क्लियर है? अब जहां मेरिट, पीछे पीछे डीमेरिट। क्या है डीमेरिट? सबसे पहला इसका limited capital. The cooperative organization is formed by a people who have limited resources and there is no compulsion to contribute some minimum amount of capital to become a member. The principle of one man one vote also discourages people to invest more. देखो क्या बोलता है भाई, दो रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है? इसका दो ही रीजन है, लिमिटेड कैपिटल होने का दो रीजन है। सबसे पहला चीज, कोई एक मिनिमम मेंबरशिप फी नहीं है कि आपको इतना दे करके आना है। पहला रीजन ये, कोई फ्री में भी आ सकता है, जिसका मन होगा वही पैसा देगा। और दूसरा रीजन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा तुम शेयर भी परचेस कर लोगे फिर भी तुमको एक ही वोट देने का राइट है।
आई बात समझ में? तो भाई हम ज्यादा शेयर क्यों परचेस करें? जब एक ही वोटिंग देने का राइट है तो ज्यादा शेयर क्यों परचेस करेंगे? इससे अलावा हम कहीं और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो यही चीज के कारण, इसी कारण के कारण क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल यहां देखा जाता है। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इन लोग के पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है यार कि ये प्रोफेशनल से अपना काम करवाएं। लगभग सारा काम ये खुद करते हैं। इसी कारण से क्या देखा जाता है यहाँ पे, इनका जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है, यानी कि उतना अच्छा नहीं होता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर ओनली। पूरा का पूरा काम मेंबर के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। जनरली, अधिकतर, ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द मेंबर ओनली। दीज मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। क्या सारे लोग प्रोफेशनल ही एक्सपर्ट्स होते हैं सर? नो सर। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी टू प्रोफेशनल्स एंड क्वालिफाइड पीपल। भाई इनके पास तो ऐसा ही अनलिमिटेड कैपिटल है, और लिमिटेड कैपिटल की जब है तो फिर कहां से ये सैलरी देंगे? कंपनी वगैरह तो चल नहीं रहा है ना? तो सीए वगैरह को या एमबीए किया हुआ मैनेजर को कहां से रखेंगे सर? इसीलिए लगभग सारा काम खुद करते हैं, और खुद काम करते हैं सो दैट इनका काम क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। लैक ऑफ सीक्रेसी। भाई यहाँ पे ओपन मेंबरशिप है। कोई हो सकता है कि दूसरे इलाके के भी, दूसरे एरिया के भी कोई लोग आकर के आपके एरिया के कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन गए हो। आई बात समझ में? In cooperative organization, there are a open discussion in the meeting by members, so it is difficult to maintain secrecy about operation of cooperative society. हो सकता है कि उसी में से कोई एक क्या हो जाए, बात लीक हो जाए आपका, है ना? कि जो आपने यहाँ पे इस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आज जो मीटिंग रखा गया था, इसमें से हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला हुआ है। तो यहाँ पे बात को आपका सीक्रेट नहीं रखा जा सकता है, और आपको सबके पास ही बात करना है, क्योंकि भाई यहाँ वेलफेयर का काम चल रहा है, कोई प्राइवेट बिजनेस तो चल नहीं रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कोई कुछ प्राइवेट तो है नहीं मेरा, सबके साथ ही सबका विकास करना होगा। तो जो भी बातें होंगी वो सबके सामने होगी, सारा फैक्ट सबके सामने डिस्क्लोज किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे सिक्रेसी थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। भाई सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अगर मेरिट है तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल आपका डीमेरिट भी होगा। अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपको सब्सिडीज मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपको रिबेट्स मिल रहा है टैक्स में गवर्नमेंट की तरफ से, तो भाई गवर्नमेंट भी पूछेगी आपसे कि ये सारे जो जितना भी मैंने आपको डिस्काउंट दिया, इस पैसे का आप क्या कर रहे हो, कहां कहां यूटिलाइज कर रहे हो? मैंने इजी टर्म एंड कंडीशन में आपको लोन दिया, दिखाओ कहां कहां आपने यूज करा उस लोन को। आई बात समझ में? As cooperative organization get various concession and benefits, get various concession, यार दो बार लिखा गया लाइन, कोई बात नहीं, from the government. In return there is a excessive government regulation and control by the government. It is essential for a cooperative organization, ये cooperative organization को बहुत जरूरी होगा to get its account audited, उसको अपना अकाउंट को क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा सर। तो फ्रॉम द ऑडिटर, किससे? ऑडिटर से, ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट विद द रजिस्ट्रार। और आपको इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के रजिस्ट्रार के पास जाकर के उसके अंडर में आपको क्या करना पड़ेगा सर, ऑडिट किया हुआ अकाउंट्स रिपोर्ट को सबमिट करना होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इतना टैक्स में रिबेट मिला, मैंने ऐसे ऐसे खर्च किया, ऐसे वेलफेयर किया, ये किया, वो क्या, प्रॉफिट जो हुआ मैंने आपस में सबको सर्कुलेट किया, मैंने चोर नहीं हूं, ये नहीं हूं, आपको टोटल चीज यार डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लास्ट demerit of the class, difference of opinion or conflict among the member। भाई यहां पे डिफरेंस इन ओपिनियन होगा ही होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि जो भी किसी भी टॉपिक पे जब भी कोई सजेशन ओपिनियन, जब भी कोई डिस्कशन चलेगा तो अलग अलग ओपिनियन आएगा सबका। भाई हो सकता है कि किसी को मंजूर ना हो मैनेजिंग कमेटी की बात या और भी किसी का बात, तो वहां पे एक जगह ज्यादा बर्तन, जहां कहावत सुने हो ना, धन 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 होता है। कंफ्लिक्ट अमंग मेंबर, देखो क्या लिखा हुआ है, क्वाइट ऑफ्टन, अक्सर क्या देखा जाता है, द डिस्प्यूट अराइज अमंग द मैनेजिंग कमिटी, मैनेजिंग कमिटी में डिस्प्यूट अराइज होता है एंड मेंबर में इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। द मेंबर आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हो सकता है कि जो मेंबर हो किसी दूसरे सेक्शन से बिलोंग करते हो। दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इन एनी मेंबर फॉलो रिजिड एटीट्यूड। हो सकता है उनके पास जो ओपिनियन है वो किसी दूसरे चीज से रिलेटेड ओपिनियन है।
आई बात समझ में? और कोई मेंबर अगर कठोरता दिखाया, रिजिड एटीट्यूड दिखाया, इट कैन लीड टू कंफ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, और वो टकराव का एक कारण बन सकता है, विवाद का एक कारण बन सकता है। जनरली अधिकतर क्या देखा जाता है, द सेल्फिश मोटिव ऑफ मेंबर स्टार्ट डोमिनेटिंग एंड दे फॉरगेट द सर्विस मोटिव। यानी कि जो भी सेल्फिश मोटिव के मेंबर होते हैं वो डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, हावी होना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भूल जाते हैं अपना प्राइम मोटिव को, सेकेंडरी मोटिव के ही साथ वो चलते हैं। प्राइम मोटिव उनका क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, सेकेंडरी मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो वो क्या करते हैं, फॉरगेट यानी भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पे सर्विस के लिए आया हूँ, और वो रिजिड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, यानी कि वो कठोरता दिखाने लगते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये क्लास। आप लोग प्लीज इसको शेयर करना उन लोगों के पास जो कि नीडी हैं इसको। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सभी को बाय बाय, कीप स्टडिंग,